हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी भारत के इतिहास को समझना। बीती हुई जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना, उसी को इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री बेसिकली, अगर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं, या हिंदी में, अगर आप हिंदी में हैं तो आपको इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इतिहास के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ये हमारे जो डिस्कशन होता है, किसके बारे में डिस्कशन होता है? पास्ट के बारे में। जो बातें हो चुकी हैं, जो बीत चुका है, उसके बारे में इसमें हम बात करते हैं। इसमें हम उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने मानव को अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने की, तथा जो आज की हमारी सभ्यता है उसमें विकास करा। अब जैसे कुछ भी चीज़ें हुई है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जैसे जैसे जिस तरह से हमारे तापमान, मान लो पहले हमारे भारत में तापमान बहुत अलग था, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। फिर वो जो स्टेजेस आई जिसमें आदिवासी वगैरह टाइप थे, तो उन्होंने उस टाइम पे क्या हुआ, एक तरह से मतलब एक रेवोल्यूशन हुआ, एक तरह से क्रांति हुई कि हमारे जो बर्फ़ थी वो पिघलने लग गई। तो जिससे तापमान का चेंज हो गया, तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट हो गया कि यहाँ पर सर्दियाँ भी होंगी, गर्मियाँ भी होंगी, सीजनल भी होंगे, बारिश भी होगी। तो इस तरह से ये एक तरह से चीज़ें धीरे धीरे कर कर रेवोल्यूशन करी, मतलब क्रांति आई है। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत के इतिहास को समझना। भारत के इतिहास को समझना। अब इतिहास आपको मैंने बता दिया इतिहास क्या होता है, ठीक है। अब भारत के इतिहास को समझना एक तरह से बहुत बच्चों को कठिन लगता है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट, बट नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को समझें, क्लियर रखें, और चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ये अब देखो, अब मैं आपको इसमें क्या बताने वाली हूँ। और कुछ लोग पता है क्या समझते हैं, जो हमारा हिस्ट्री है, बेसिकली हिस्ट्री है, गिव मी अ सेकेंड। कुछ लोग बेसिकली सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है उसमें हम युद्ध के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, युद्ध के बारे में बात करेंगे, या फिर राजाओं के बारे में बात करेंगे। ऐसा लोगों ने सोच रखा है कि हम इसमें युद्ध, राजाओं के के बारे में हम ऐसा पढ़ेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसमें सब चीज़ पढ़ने वाले हैं कि वहाँ का समाज कैसा था, बेसिकली समाज कैसा था वहाँ का उस टाइम पर, हमारे पास्ट में समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समझ रहे हैं? वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह से थी, वहाँ पे किस तरह से विश्लेषण होता था, किस तरह से वो भोजन की खोज करते थे, है ना, शिकार करते थे, क्योंकि उस टाइम खेती वेती नहीं थी। खेती भी उसी काल में आई है, वो भी सब हमारे लिए पास्ट हो गया। एक एक करके हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये चीज़ें आई, कैसे कैसे हुआ। तो जो इतिहासकारों ने, जो हिस्टोरियंस हैं, बेसिकली जो जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसके बारे में खोज करी है। जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके बारे में खोज करी कि कैसे पता चला, कैसे नहीं पता चला, उन सब के बारे में हम इस स्टेप में पढ़ेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अब देखो, आप आपको हिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं बेसिकली। एक होता है प्राचीन, एक सेकंड मैं आपको नए पे बताती हूँ सब चीज़ें, नए पे बताती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर है। न्यू पेज कि चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए ना, बेसिकली मेरी तरफ से तो यही है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लियर रहेंगी उतना अच्छा। ये पहला मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा हिस्ट्री है बेसिकली, वो 3 में डिवाइडेड है। किन 3 में डिवाइडेड? पहला है प्राचीन, आप यहाँ पर इतिहास समझ लें, इतिहास। फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन। फिर हमारे पास आधुनिक। ये हमारे इतिहास को बटा हुआ है। इसके बाद भी हमारे आते हैं कुछ आर्ट एंड कल्चर, है ना, उससे रिलेटेड भी आते हैं,
बट हम 3 चीज़ें बताएंगे आपको जो हिस्ट्री के बारे में पढ़नी है। वो है प्राचीन, पहला हमारा प्राचीन है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में, अगर मैं आपको बताऊँ इंग्लिश में भी, अगर मैं आपको सच सच डिटेल्स देती रहूँगी कि हाँ किसको क्या बोलते हैं किसको नहीं बोलते। बेसिकली ये हमारा एंशियंट है, क्या है, एंशियंट। और जो मध्यकालीन है उसको हम बोलते हैं मेडिवल, और जो आधुनिक है उसको हम बोलते हैं, आधुनिक को हम बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है। अब मैं आपको देखो चीज़ें बताऊँ, जो जो हिस्ट्री में पहला हमारा क्या है, जो एंशियंट है बेसिकली। इस एंशियंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। एंशियंट में पेन थोड़ा सा ये ठीक लगता है मुझे। एंशियंट, एंशियंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन। अब इस प्राचीन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना स्टेजेस, वही आदिवासी वाला, नया पाषाण का। इसके अंदर हम बेसिकली जो पूरा जो स्टडी हमारी होगी वो पाषाण काल को लेके होने वाली है, ठीक है। पहले शुरू में तो हमारे पाषाण काल चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या चलने वाला है इसमें, फिर हमारा चलेगा पाषाण काल के बाद हमारे कुछ राजा भी आएंगे इसमें, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त आपने सुने हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त हो गया, हर्षवर्धन हो गए, ये सब हमारे इसमें आएंगे, हर्षवर्धन। और फिर हम अगर हम उसकी बात करें अपना, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, ये जो दूसरा है हमारा मेडिवल। इसमें हम मेडिवल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वो मुस्लिम जो रूलर्स आए थे बेसिकली, दिल्ली सल्तनत। किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें दिल्ली सल्तनत ही नहीं आएगी, इसमें और भी आएंगे, राष्ट्रकूटास जो थे, भोज वगैरह सब आएंगे। बट आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, आपको थोड़े से ही इसमें, मुझे लगता है मेडिवल में आपको दिल्ली सल्तनत ही पढ़ना है, जिसमें खिलजी, ये सब, इल्तुतमिश, है ना, ये सब थे। और ये मुग़ल, दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुग़ल एम्पायर भी पढ़ना पड़ेगा। मुग़ल एम्पायर तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता, दिल्ली सल्तनत तो पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको मुग़ल एम्पायर पढ़ना है। मुग़ल एम्पायर दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आते हैं, मुग़ल आता है, ठीक है, मुग़ल एम्पायर, जिसमें हम मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुग़ल के बाद ही हमारा मॉडर्न पे आ जाता है। मॉडर्न में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वही जो हमारे ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिश आए, ठीक है, पुर्तगाली आए, फिर वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में हमें इस मॉडर्न में ही पढ़ना है, ठीक है। ये जो ब्रिटिशर्स वाला टॉपिक है ये हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। पॉलिटी मतलब राजनीतिक विज्ञान में भी हम उसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी, पर ब्रिटिश में भी पढ़ना है हमको, पर सेम ही टॉपिक है, आपको ध्यान रहेगा। अगर आप इसमें हिस्ट्री में पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कौन सा टॉपिक था, मैं क्या बता रही थी आपको, ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश। आप ना शब्दों को लिखने का भी थोड़ा तरीका देखते रहे कि हाँ कैसे लिखा जाता है। जैसे ब्रिटिश ऐसे लिखा जाता है, ब्रिटेन, ब्रिटेन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊँ, दिल्ली सल्तनत ऐसे लिखते हैं, थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं। दिल्ली सल्तनत, आपको सब ये सब पता चलेगा क्या क्या है, कौन कौन से इसके अंदर आ जाए आए हैं, क्या उन्होंने क्या क्या काम करा है, उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है, कैसे हुआ, मतलब हिस्ट्री का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पहले ऐसा हुआ। अगर आपसे हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कोई पूछ ले, वही कि जो हमारे भूतकाल में जो भी हुआ वो हमारा क्या हो जाता है, हिस्ट्री, इतिहास हो जाता है, ठीक है। अब अब आपको एक चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट बतानी है मुझे, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे हिस्ट्री का। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्ट्री की जो शुरुआत ही हुई है ना, बेसिकली मैं बताऊँ, हाँ वो जो मैं आपको बता रही थी एंशियंट वाला, तो एंशियंट में आपको वो भी पढ़ना है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म,
यही पढ़ने, क्योंकि बोध जो बोध आए थे, महात्मा महात्मा बोल रही हूँ, क्या नाम है उनका, महावीर, जो जैन वैन जब आए थे, गौतम बुद्ध जो आए थे, वो सब उसी ही काल में आए थे। अब आपको मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वेद, क्योंकि आपको पता है ना वेद हमारे कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। उन 4 वेद में से पहला जो, और जिसको हम प्राकृतिक वेद भी कह सकते हैं, प्राकृतिक वेद मतलब उसकी किसी ने कोई भी खोज नहीं करी, उन्होंने उसमें किसी ने उस पर कोई रिसर्च, कोई फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ भी नहीं करा है, वो नेचुरली है, दैट इज़ ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ये भी पूछा जाता है इसमें कितने सूत्र हैं, इसमें 128 सूत्र हैं। कितने हैं? 128। ऑप्शन में अगर आपको 128 दिख गया तो आप वहीं टिक लगा दो, 128 सूत्र हैं। ऋग्वेद दे दिया ना अगर एमसीक्यू में, तो ऋग्वेद तो 128। ठीक है। और इसको मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ और, कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। फिर इसके बाद हमारा आता है, दूसरा आता है सामवेद, सॉरी सामवेद तो आखिरी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, फिर उसके बाद सामवेद हमारा आखिरी। ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं शून्य की खोज किसमें हुई, तो शून्य की जो खोज हुई है वो यजुर्वेद में हुई, 0 की। ठीक है। अन्य जो ऋग्वेद में मुख्य से वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं ही हैं। तरह से प्रार्थनाएं समझ रहे हैं, प्रेयर्स, ये, क्योंकि ऋग्वेद बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, जब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और हमारे समझ लो राजा वाजा तो बिल्कुल भी नहीं थे उस टाइम पर, वो ऋषि मुनि टाइप के लोग थे, तो वो सब प्रार्थना वगैरह ही करते थे। ऋग्वेद में हमारे वो मंत्र लिखे हुए हैं, जो 128 मैंने आपको बताया ना, ये 128 बताया, ये मंत्र ही है एक तरह से। सूत्र मैंने आपको बोला ना, तो सूत्र तो बोलते हैं इसको, बट इसमें मंत्र है बेसिकली, 128 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, तो 128 सूत्र हैं हमारे ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में बेसिकली मुख्य रूप से हम प्रार्थनाएं हैं। और जो अन्य जो 3 वेद मैंने आपको बताया, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, गिव मी अ सेकंड प्लीज। ये जो मैंने आपको यजुर्वेद बताया है, एक सेकेंड, वो मुझे मिल नहीं रहा है ना, एक सेकेंड। ठीक है, देखो आपको ये दिख रहा होगा, मैंने आपको क्या बताया कि और जो बाकी हमारे हैं, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और ये सामवेद जो हो गया, इसमें आपको क्या देखना है, ये अन्य 3 वेद हैं जिसमें हम प्रार्थनाएं, अनुष्ठान, मंत्र और पुराण की बातें करेंगे। ठीक है। उपनिषदों में जो होते हैं उसमें हम आत्मा परमात्माओं से संबंधित दार्शनिक विवेचन देते हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको वेदांत याद रखना है कि वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। ये कुछ वर्ड्स हैं, वो आप ध्यान रखें वर्ड्स को, कि वर्ड्स किससे हैं। देखो, अब मैंने आपको क्या बताया, जब ऋषि मुनि टाइप्स के लोग थे, तो आपने जहाँ तक मुझे लगता है आपने वो तो देखी होगी, रामायण और महाभारत। बेसिकली रामायण और महाभारत तो सब बच्चों ने ही देखी होती है फॉर एवर के लिए। रामायण देखिए सब बच्चों ने, मैं दोनों को साथ साथ लेके चलती हूँ, रामायण और महाभारत सब बच्चों ने देखी। अगर नहीं भी देखी तो पता तो होगा ही ना। तो ये ऋग्वेद में ही इनके सब मंत्र हैं।
ये जो मूवीज़ वगैरह में या फिर किसी भी चीज़ में दिखाते हैं कि वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, हिंदी में वो बात करते ही नहीं थे बेसिकली। वो मंत्रों में, संस्कृत में ही वो बात करते थे पहले। वो तो हमें अब संस्कृत नहीं आएगी ना समझ, तो वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक ड्रामा बना रहे हैं, तो उसमें वो हिंदी का यूज़ करते हैं, बट बेसिकली वहाँ पर संस्कृत बोला जाती थी। तो जो रामायण और महाभारत हुई है ये 400 ईस्वी में हुई है। किस में हुई है? 400 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, दोनों ही 400 ईस्वी में हुई है। इनमें से महाभारत के जो रचनाकार हैं वो व्यास मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होगा ना महाभारत किसने रचना करी है। क्वेश्चन पूरा सुनने, किसने महाभारत की जो रचनाकार हैं, रचनाकार लिख लो आप, महाभारत के रचनाकार कौन है? व्यास जी, व्यास मुनि। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास मुनि जी ने महाभारत की रचनाकार हैं। और इसमें मूलतः कितने श्लोक थे महाभारत में? कितने श्लोक थे बताओ? 8800 श्लोक है। और इसका नाम जय गीत अर्थात विजय गान था। किसका नाम? जो इसके अंदर श्लोक है। आगे चलकर इसका विस्तार 24,000 श्लोकों में हो गया। मतलब अभी 8,800 थे उस टाइम पर, फिर उसके बाद इसमें और विस्तार करा गया तो उसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। और इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत को भारत कहा जाने लगा। अब महाभारत को भारत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक वंशों में से एक भरत वंश थे। भरत वंश थे, इसी महाभारत में ही भरत वंश थे। और उन्हीं भरत, जो भरत नाम है किसी इंसान का, तो उस भरत पे ही भारत नाम रखा गया हमारे इंडिया का। उस टाइम इंडिया तो अभी रखा गया है ब्रिटिशर्स के आने वाले टाइम पर। पहले नाम भारत था और जो भारत जो नाम रखा गया वो भरत पे नाम रखा गया। और भरत कहाँ थे? भरत कौन थे? महाभारत में जो महाभारत हुई है उस टाइम पर वो एक वंश था, भरत वंश, वो वहाँ के राजा थे, ठीक है। इसमें एक और और एक संस्करण है महाभारत में। 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अब रामायण की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, महाभारत की रचना किसने करी? महाभारत की रचना व्यास मुनि ने करी है। रचनाकार उसके व्यास मुनि जी हैं। और रामायण की रचना जो करी है वो करी है, रामायण की जो रचना करी गई है वो करी गई है हमारे वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा करी गई है? वाल्मीकि जी के द्वारा हमारी रामायण की खोज करी गई है वाल्मीकि जी के द्वारा। इतना ध्यान रहेगा आपको। अब देखो मैं आगे बताती हूँ आपको चीज़ें। हाँ, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ किसके बारे में। इसमें हम जैन और बुद्ध, मैंने आपको बता दिया है जैन और बुद्ध के बारे में हम इसमें बताएंगे आपको। और इसमें उस टाइम पे क्या करा जाता था? उस टाइम पे राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ करे जाते थे। यज्ञ तो होते ही थे बेसिकली, ऋषि मुनि, मैंने आपको बताया। तो जो राजा थे वो बड़े बड़े बलि दिया करते थे और स्रोत सूत्र में मिलते थे। जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत या विवाह हो रहा है तो उसमें ये सब किया जाता था, ठीक है। अब जैन और बौद्ध के बारे में बात करें, वो भी हम बात करेंगे पूरी अच्छी तरह से उनके बारे में। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ इन धर्मों से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व और घटनाओं का विवरण देते हैं। आरंभिक में अगर हम बौद्ध की बात करें तो जो बौद्ध है, अब हम किसके बारे में बात करें? बौद्ध के बारे में। बौद्ध जो है उसमें हम क्या बात करेंगे? जो इसमें जो भी बात हुई है वो क्या हुई है? पाली की। किसकी हुई है? पाली की, ठीक है। पाली में बात होती है यहाँ पर, पाली भाषा है, को ध्यान रखनी है। ये पूछ सकते हैं कि जब बौद्ध काल चल रहा था, बुद्धिज्म एरा चल रहा था बौद्ध काल में, या फिर जब, हाँ ये पूछ सकते हैं बौद्ध काल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो वो पाली भाषा लिखी गई थी और बोली भी जाती थी बेसिकली। इन्हें त्रिपिटक, 3 पिटारे कहा जाता है, जिसमें से एक पिटारा है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ये नाम 3 पिटारे के नाम नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे त्रिपिटक पूछ सकते हैं बेसिकली। तो आप इतना ध्यान रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। धर्म में इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का है। किसका है? इसमें जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ लिखी गई हैं इसमें,
बौद्ध ग्रंथ में कि जब बौद्ध जन्म, माना जाता है कि जब गौतम के रूप में जन्म लेने के पहले बौद्ध के 550 जन्म और हुए थे। मतलब ये जो बौद्ध ने जन्म लिया बौद्ध के रूप में, जो ये भी गौतम बुद्ध बन के आए, तो ये बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध बनने से पहले इनका जन्म 550 बार पहले और हो चुका है। कहते हैं ना आत्मा को दोबारा जन्म मिल जाता है, दैट्स उस वे में बोल रहे हैं कि जो बौद्ध जी की जो आत्मा है वो 550 बार पहले और उन्हें जन्म मिला है। अब इनका ये शायद 551 वाला जन्म है। हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ये कहानी ईसा पूर्व 5वीं से दूसरी शताब्दी के बीच के काल की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। अब जैन पाठों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बौद्ध के बारे में भी, ये जो चैप्टर फर्स्ट है ना, इसमें बहुत हाईलाइट चीज़ें हैं। डिटेल में हम सब चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, इसके अलग अलग चैप्टर्स है, बल्कि बौद्ध जैन अलग अलग चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, जैन पाठों की रचना हुई, उसमें प्रक तथा भाषा में हुई। वहाँ पे प्राक जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बेसिकली। तो जो जैन धर्म में पाली भाषा नहीं बोली जाती थी, प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। कौन सी बोली जाती थी? प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक मतलब नेचुरल लैंग्वेज बोली जाती थी। और वो नेचुरल लैंग्वेज क्या थी वो भी नहीं पता है, बस इतना ही बोला हुआ है कि हाँ, जैन धर्म जब हुआ तो वहाँ पे प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, और जब बौद्ध धर्म हो रहा था तब वहाँ पर पाली भाषा लिखी जाती थी, लिखी गई थी। ठीक है, आपको बताऊं छठ गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। किसका? जैन पाठों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। आगे चलकर जो भी इनका जो इवोल्यूशन हुआ, संकलन हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ, जो कि गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी एक जगह थी, वहाँ पर गांव था, वहाँ पर इन्हें अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्मों को अंग कहा जाता है, और इनमें जैनों की दार्शनिक अवधारणाएं भी मिलती हैं। आगे चलते हैं तो कुछ हम अब धर्मशास्त्र, कुछ कालिदास, गुप्त काल, सब इसमें ही आए हैं। मैंने आपको बताया ना, आपको चंद्रगुप्त मौर्य, सब इसमें ही है, एंशिएंट में ही पढ़ने वाला है इसमें। एक बुक है अष्टाध्यायी। क्या बुक है? अष्टाध्यायी। अब ये बुक किसने लिखी है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी की खोज किसने करी है। अच्छा, एक बुक बताओ आप। एक बुक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो बुक है ये मौर्य काल में लिखी गई थी बेसिकली, जिसमें हम भारतीय की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीति के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र जो किताब है, या अर्थशास्त्र कोई भी नॉवल या जो भी थी, अर्थशास्त्र को बेसिक एक सब्जेक्ट है बस बेसिकली। अब तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, पर पहले जो बुक थी ये किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी कौटिल्य ने। क्या लिखी थी? कौटिल्य ने बुक लिखी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं आपको छोड़ के चल रही हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट वो बता रही हूँ, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो चैप्टर्स में आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि 4 वेदों के नाम बताइए मुझे। 4 वेद कौन कौन से थे वो, जो मैंने अभी हमने पढ़े हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अभिलेखों के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, अभिलेखों के बारे में। देखो, मैं इसको थोड़ा सा, मैं अब आपको पढ़ाऊँगी अभिलेख के बारे में बेसिकली। अभिलेख से आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा, लेख से तो समझ आ रहा होगा पीछे का जो लेख है, मतलब कुछ चीज़ लिखी हुई है उसके बारे में बात हो रहा है। तो अब देखो, अब हम पुरानी बात कर रहे हैं, तो पहले तो कागज़ पर तो लिखा नहीं जाता था, कॉपीज, बुक्स, नोटबुक पे तो लिखा नहीं जाता था। पहले किस पे लिखा जाता था? पत्थरों पे लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? ये अभिलेख जो लिखे गए थे वो पत्थर पे लिखे गए थे। ठीक है, पत्थर को गड़ गड़ के लिखा गया था, धातु पर लिखे जाते थे। धातु मतलब कोई भी मेटल, कॉपर, गोल्ड वोल्ड पे छपा जाता था। ठीक है, या फिर पकी हुई ईंटों पे। पकी हुई ईंटों को तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो बेसिकली रखना ही है आपको। ये हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत काम आने वाला है। पकी हुई ईंटों, मिट्टी, वो ईंटों के बारे में, तो वैसे मिट्टी है। ठीक है, इन पे हम लिखा करते थे। लिखावट को बेसिकली मैं आपको बताऊं, अभिलेख सिंपल टर्म में आपको बताऊं कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख एक लिखावट है, उसी को ही अभिलेख कहा जाता है।
अब वो लिखावट किस पे लिखी जा रही है, वो सबसे ज़्यादा मैटर है कि पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर खुरचकर उकरी हुई लिखावट को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इनका अध्ययन हम पूरा लेख में पढ़ेंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल प्रारंभिक लेख शिलाओं या पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं आपको। जैसे मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल दूँ, मध्य प्रदेश में एलोरा केव्स है। एलोरा केव्स आपने सुना होगा नाम तो, एलोरा केव्स। केव्स मतलब बेसिकली गुफाएं। तो एलोरा केव्स आपने सुना होगा, तो वहाँ पर आप अगर कभी घूमने जाओ तो आपको पता लगेगा एलोरा केव्स में आदिवासी वगैरह रहा करते थे अंदर। तो उन्होंने वहाँ पे खोद खोद की ड्राइंग्स बना रखी हैं। कोई उनके पास वैसे तो थे ही ना वो मशीन मशीन बोल रही हूँ, कैसे क्या कैसे बताऊँ मैं आपको। पत्थरों को घिस घिस कर उन्होंने हथियार बना रखे थे, पत्थरों को घिस कर हथियार बना रखे थे। उनसे पत्थरों पे घिसा और एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, कोई भी ड्राइंग बनाई, जो भी अपने बारे में उन्होंने लिखा बेसिकली उस पर। लिखना तो लिखा क्या मतलब, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा जो भी वो लिखा करते थे। बेसिकली ड्राइंग पर मेन फोकस था कि ड्राइंग ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ठीक है, आगे चले। अभिलेख के बारे में पता चल गया। और सबसे पहले अभिलेख अशोक के ही थे। शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम मौर्य सम्राट अशोक का है। किसका है? अशोक का। और सबसे ज़्यादा लिखी भी, मतलब अब वो हिंदी में तो लिखा नहीं करते थे कि मैं लिख रही हूँ आज आ का बड़ा का डंडा ज, ऐसे नहीं लिखते थे वो उनकी भाषा ही अलग थी। पाली, प्राकृतिक जो भी थी उनकी लैंग्वेज थी, वो थी। वो नॉर्मल आज के लोग नहीं पढ़ सकते, आजकल के ब्रिटिशर्स भी पढ़ने में बहुत मुश्किल हो गया। पर अशोक की जो शिलालेख थे उसमें एक लेटर था, जो कि एक लेटर जेम्स प्रिंसप ने उसको जब पढ़ा, जेम्स प्रिंसप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा। अभी तक किसी के भी अभिलेख पढ़े नहीं गए हैं, किसी को भी समझ नहीं आया कि वो लिखा क्या है, लैंग्वेज क्या है, बेसिकली वो उनको किसी को समझ नहीं आई है। बट अशोक के जो शिलालेख थे उसमें से एक शब्द जो है, जेम्स प्रिंसप थे, बाहर ब्रिटिशर्स बाहर के फॉरेनर्स थे, तो उसने वो एक शब्द को पहचाना और उसी से ये पता चल गया कि हाँ, क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे पहले कौन से अभिलेख हैं जो पढ़े गए हैं, तो वो अशोक के हैं। और किसने पढ़े हैं? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े हैं। और कब पढ़े हैं? 1837 में उसे सफलता मिली पढ़ने में। और मैं आपको बता रही थी, प्रिंसिप एक ब्रिटिश शासन है, एक सिविल सर्वेंट थे वो ब्रिटिश के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो एक तरह से ब्राह्मी हिंदी लिख रखी थी, देवनागरी की, जो कि बेसिकली कैसे लिखी जाती थी। हम अगर कुछ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, यहाँ से शुरू करा तो वहाँ से। उर्दू कैसे लिखी जाती है? वो बुक के पिछले पन्ने से लिखी जाती है और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। क्या? और जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्राह्मी हिंदी जो देवनागरी बोलते हैं इसको, ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और जबकि अगर खरोष्ट की बात करें तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो अशोक के शिलालेख थे उसमें हम उनकी धर्म, प्रशासन, नीतियों को समझने में बहुत सहायता हमें मिलती है कि उस टाइम पर कैसी कैसी नीतियाँ थीं, क्या क्या उन्होंने किया नहीं किया, वो सब उसमें लिखा हो। अब सिक्कों की बात करते हैं। सिक्के वहाँ पे उस टाइम सिक्कों के अध्ययन को ही हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा पता ना आपको, मनी ही बेसिकली, तो मनी सिक्का, उस टाइम तो सिक्के ही चलते थे ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिक्कों पर जो लिपि लिखी रहती थी, सिक्कों पर भी लिखी रहती थी बेसिकली। तो उतनी को जैसे बेसिकली वहाँ पे उस टाइम के सिक्के क्या होते थे? तांबे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे। ठीक है, इन जैसी धातुओं में ढाले जाते थे सिक्कों को। भारत में जो सबसे पहले जो पाए जाने वाले सिक्के हैं वो कुछ प्रतीक बने होते थे। जैसे आहत सिक्के, मैं बताऊँ आहत क्या है? आहत मतलब किसी को, आहत क्या मतलब? किसी को हर्ट करना। आहत मतलब ये होता है बेसिकली। अब आहत सिक्के में आपको बताऊँ तो क्या होता है, उन पे पंच करा जाता था, मतलब एक तरह से कोई अभी एक शेप ही नई नई दी गई है किसी मेटल को, किसी धातु को, किसी चांदी, सोना, तांबा, सीसा जो भी है, किसी को शेप नई नई दी गई है और उस पर एक स्टैंप लगा दी और छाप दिया वहाँ पर, तो उन्हीं को आहत सिक्के बोला जाता था। उसमें वो अपनी मोहर भी तो लगाएंगे ना सिक्कों में, क्या ये इस राजा के सिक्के हैं, इस राज्य के सिक्के, इस राज्य के सिक्के हैं। तो पंच मार्क्ड हम कह सकते हैं इसको, आहत सिक्के कहा जाता था। और ये छठी ईस्वी पूर्व में ही के बाद से ही चले हैं। और ईस्वी पूर्व छठी के बाद तो हमारे चांदी और तांबे में ही ढले गए थे, बाकी नहीं तो पहले सोना सीसा भी चलता था। ठीक है,
और हड़प्पा के स्थानों में खुदाई में वहाँ बस्तियों की योजना, निवास स्थानों, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे हम। ये सब हड़प्पा के अंदर ही जगहें आसपास उनकी वो पढ़नी है। मेन हड़प्पा था, फिर उसके बाद हम उसका नाम हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। बेसिकली क्या, सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया, क्योंकि ये जो आसपास जो जगह है ना, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा भी जगह का नाम है, धोलावीरा हो गया, और भी ऐसी जगह हैं जो इसके अंदर आएंगी, वो सारी सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के आसपास की जगह के ही ये शहर हैं, वही हुआ है। इसलिए इसका नाम, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और रखा गया। नहीं तो पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो ये दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनके बारे में तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? आर डी बनर्जी ने करी है। मतलब मोहनजोदड़ो मतलब जगह का एक खोज करना है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, तो ये खोज आर डी बनर्जी ने करी, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज किसने करी है? दयाराम साहनी ने करी है। ये दो नाम बहुत ज़रूरी है, पेपर में इतनी बार रिपीट होते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि हाउ मच टाइम दिस क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड। अब इतिहास हमारा बदलता ही गया है और अभी भी बदला ही जा रहा है। फिर ब्रिटिशर्स आ गए हमारे में, उन्होंने फिर एलिज़ाबेथ, आपने नाम सुना होगा, एलिज़ाबेथ ने ब्रिटिशर्स को भेज दिया, वहाँ पर अपना रूल चलाने लग गए। पहले हमारे ब्रिटिश रूल चला, फिर क्राउन रूल चला, फिर क्राउन रूल चलने के बाद 1947 में हमारे देश आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी आए, फिर हमारे और भी महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने कौन कौन से पता नहीं डांडी मार्च ये सब लाया, सॉल्ट रिवोल्यूशन लाया, सब बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो सब हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये डिटेल फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बस डिटेल्स ही बताने वाली थी कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में हम आज तक का पढ़ेंगे, 1947 से लेकर आज तक का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें लेके चलनी है कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, थैंक यू।